नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डेटा तो किसी का भी नहीं है, मजदूर का, ना मीडिया का, ना डॉक्टरों का, ना पुलिस का। कोविड की लड़ाई का वो डेटा है जिसके सहारे सब कुछ गुलाबी गुलाबी दिखाना होता है। बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि महताब ने एक प्रश्न किया कि तालाबंदी के दौरान अपने घर जा रहे कितने मजदूरों की दुर्घटना में मौत हुई या वे घायल हुए। अपने लिखित जवाब में श्रम मंत्रालय ने कहा कि तालाबंदी के बाद से करीब 1,04,00,000 मजदूरों को पलायन करना पड़ा। एक ऐसा फैसला जिसने एक झटके में 1 करोड़ मजदूरों को बेघर और पैदल कर दिया। सिर्फ मजदूर नहीं थे वो, उनके साथ बच्चे थे, बुजुर्ग थे, तपती धूप में सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। लेकिन श्रम मंत्रालय यह तो बताता है कि 1 करोड़ मजदूरों ने पलायन किया, यह नहीं बताता है कि उस दौरान सड़क दुर्घटना में कितने मजदूरों की मौत हुई, कितने घायल हुए। मंत्रालय ने संसद में कहा है कि इन सब का कोई हिसाब किताब नहीं है। हर बात का डेटा रखने और प्रचार करने वाली सरकार के पास दुर्घटना में मरने वाले मजदूरों का डेटा नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है। अगर श्रम मंत्रालय सिर्फ एक फोन उठाता, रेल मंत्रालय या रेल मंत्री को फोन कर देता, सिर्फ इंटरनेट पर सर्च कर लेता, तो पता चल जाता कि मई के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूर पैदल चलते चलते थक गए और पटरी पर सो गए। एक मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई, मर गए। 20 से 30 साल के ये मजदूर मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दुर्घटना में मरने वाले सभी मजदूरों को 5-5 लाख देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री ने भी दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया था कि रेल मंत्री से बात हो गई है, वे हालात पर नजर रख रहे हैं। क्या श्रम मंत्रालय संसद को इतना भी नहीं बता सका? क्या उसके पास यह डेटा भी नहीं होता? पीएम का ट्वीट भी नहीं था। देश का नौजवान चलते चलते थककर पटरियों पर लेट गया, मालगाड़ी आई और मर गया। अफसोस कि श्रम मंत्रालय का एक डेटा भी दर्ज नहीं कर सका श्रम मंत्रालय। सोचिए, इन मजदूरों की मौत हुई तब भोपाल से आदिवासी कल्याण मंत्री मीना सिंह राज्य के विमान से औरंगाबाद गई थी। जब सरकार के डेटा में मरने वाले मजदूर ही नहीं हैं, तो इस विमान यात्रा का खर्चा किस खाते में दर्ज हुआ होगा? सड़क दुर्घटनाओं पर काम करने वाली संस्था सिर्फ 31 मई तक के आंकड़े से बताती है कि 198 मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। यह जानकारी भी 2 जून को समाचार एजेंसी रॉयटर की एनी बनर्जी ने छापी थी, सेव लाइफ फाउंडेशन को कोट करते हुए कि 25 से 31 मई के बीच 198 मजदूर मरे थे। एक दिन में 33 मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही थी। उस दौरान सरकार कहती है डेटा नहीं है। इसमें से ज़्यादातर खबरें जो हैं ये हमें मीडिया के सूत्रों से मिली। उसके बाद हमने लोकल एम्बुलेंस अथॉरिटीज़ या पुलिस अथॉरिटीज़ को फ़ोन करके उसको वेरीफाई करा। जहाँ पर डुप्लीकेशन था, जैसे कि एक खबर मीडिया में 3-4 बार आ चुकी है, उसको हमने डुप्लीकेट करा और ये फिर हमने उसको डिस्टिल करके 198 का जो फाइनल फिगर है उस पर हम पहुँचे। सबसे ज़्यादा मौतें कौन से राज्य में हुई हैं, अगर आप बता पाएँ? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो अगर आप देखेंगे बड़े शहरों से जब लोग अपने स्टेट्स की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कि यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, तो ये उस माइग्रेशन के दौरान हुई है। तो महाराष्ट्र से निकलते वक्त, दिल्ली से निकलते वक्त, पंजाब से निकलते वक्त, इन कुछ स्टेट्स में जो है वो हमने देखा है कि ज़्यादा अधिक मौतें हुई हैं सड़क दुर्घटना। यानी जब आप पता कर सकते हैं पुलिस अथॉरिटीज़ से या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से, तो सरकार के पास भी डेटा होता होगा। सारे जितना भी रिस्पेक्टिव ज़िले हैं, मान लीजिए किसी की डेथ नोएडा में होती है तो नोएडा अथॉरिटी के पास वो डेटा होगा, या अलीगढ़ में हो तो डेटा होगा आपको। जी बिल्कुल। जो भारत सरकार जो है वो 2 जगहों से अपना जो सड़क दुर्घटनाओं का डेटा जो है वो कलेक्ट करती है। एक है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ज़रिए जो स्टेट्स से जो डेटा आता है, ये FIR के ज़रिए होता है, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ भी अपनी एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें कि वो लोग अपना डेटा कलेक्शन करते हैं स्टेट्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स के थ्रू। तो ये 2 सोर्सेज हैं जिससे कि आप डेटा निकाल सकते हैं। तीसरा जो सोर्स है वो है हेल्थ सिस्टम। अगर आप अस्पतालों से मांगेंगे डेटा तो अस्पताल आपको ये डेटा रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि एक सिस्टम ये इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है कि जिससे पता लगाया जा सके कि इस पीरियड में कितनी सड़क दुर्घटना में मौतें हुई हैं और वो किस प्रकार के लोगों की हुई है और किन सर्कमस्टेंसेस में हुई है। आज आलोक पांडे फिर से एक ऐसे परिवार के पास गए, लखनऊ में। 8 मई को कृष्णा साहू और प्रमिला साहू साइकिल से ही छत्तीसगढ़ की तरफ निकल पड़े थे। सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई।
इनके बच्चे चांदनी और निखिल लखनऊ में ही चाचा के पास रहते हैं। आलोक पांडे उनके घर गए हैं ताकि हमारे श्रम मंत्री संतोष गंगवार और उनके अधिकारियों को डेटा मिल जाए। राम कुमार जी, ये बताइए कि मैंने देखा कि बच्ची और बच्चे को आपने पाला है, आप लोगों के लिए पिछले 3-4 महीने कितनी मुश्किल रहे हैं? अरे मुश्किल तो रहा साहब बहुत। हाँ, काम आपको मिलता रहा कि बीच में रुका ये है, कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था। हाँ। लॉकडाउन के मारे जो है काम कोई जरूरी नहीं था कि आज काम मिल जाए तो आज काम कर लिए, जब मिल जाए तो काम कर लेते थे। बिल्कुल। बस उसके बाद जो है कभी मिलता तो कभी नहीं मिलता था काम। तो कैसे कटे आपके दिन? मैंने आप बच्ची को कोचिंग भी करा रहे हैं तो बहुत हाँ, अच्छी बात बस है। वही अपना जो 2 पैसा 1 पैसा अपने पास रहता है उसी में अपना घर गुजारा करते हैं। जी। और हम चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चा भाई नहीं रहा तो कम से कम बच्चा को परवरिश भी करें और बच्चे को पढ़ाने लिखाना सिखाएं। इसलिए जो है अपना मजदूरी कर रहे हैं, उसी में अपना गुजारा भी कर रहे हैं और बच्चे को भी अपना पढ़ाने का और आपके कोशिश खुद के भी तो 2 बच्चे हैं। खुद के मेरा 3 बच्चा है, एक बच्चा मेरा गांव में है अच्छा। और 2 बच्चा मेरा यहाँ है। तो 3 बच्चे आपके और इन दोनों का भी आप ही ध्यान हाँ, हम ही ध्यान रख रहे हैं और रखेंगे। बिल्कुल। तो ये बताइए राम कुमार जी कि कल सरकार से ये पूछा गया संसद में, जहाँ मोदी जी और सारे MP MLA MP बैठते हैं, हाँ जी, वहाँ पूछा गया कि भाई आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितने लोग मरे हाँ जी। लॉकडाउन के टाइम भाई जाते वक्त कहीं, या मजदूर लोग? तो सरकार ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग मरे हैं, तो मुआवजे की तो बात ही नहीं होती है। हाँ, हाँ। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जिस तरह से हैंडल किया सब कुछ को ठीक था या कोई और अपेक्षा थी आपकी? नहीं, वो तो हमको उससे कोई वो नहीं अभी मिला है। हाँ, और कुछ सरकार से आप चाहते हो? सरकार से यही है साहब, अब बच्चों के लिए अपना जो भी अपना अगर मदद करना चाहे, वैसे तो अपने यहाँ का सरकार जो है अपने छत्तीसगढ़ का हाँ। माननीय भूपेश बघेल जी हैं, वो घोषणा किया है, लेकिन वो घोषणा अभी हम लोग को मिला नहीं है। मिला नहीं है। हाँ जी। जी जी, तो यही उम्मीद है कि कुछ आगे मिल जाए हाँ, जिससे आप ये है सरकार से अगर मिल जाए तो हम बच्चों को भविष्य बन जाएगा। 2 पैसा 1 पैसा जो भी रहेगा तो उन्हीं के काम आएगा। हम नहीं चाहते हैं कि उसमें से हमको वो मिले, हम ये चाहते हैं कि बच्चा का परवरिश बढ़िया हो जाए, बढ़िया जो है पढ़ाई लिखाई करे और अपना जिंदगी बढ़िया जिए। यही नहीं, कोविड की लड़ाई की शुरुआत में हेल्थ वर्कर को कोरोना वॉरियर कहा गया था, योद्धा। डॉक्टरों का भी कोई डेटा और डिटेल नहीं है। आप गार्डियन अखबार की साइट पर जाएं तो वहां अमेरिका में कोविड से मरने वाले डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर की तस्वीरें, उनके करियर, उनके शौक, उनके जुनून के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। जबकि कोविड से मरने वाले कोरोना योद्धा को शहीद कहा गया भारत में। इनके लिए बीमा की राशि का ऐलान हुआ, मगर इनके योगदान को किसी काबिल नहीं समझा गया कि इस तरह संकलित किया जाए। 2 सितंबर को जब हमने कोविड से मरने वाले डॉक्टरों पर एक प्राइम टाइम किया था, इसके लिए हमने IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संपर्क किया तो मुश्किल से 10 डॉक्टरों की तस्वीरें भी नहीं मिली जिनकी कोविड से मौत हुई थी। IMA कोविड का बेहद संक्षिप्त डेटा रखता है। IMA के डेटा के अनुसार 15 सितंबर तक भारत में 379 डॉक्टरों की मौत हुई है। सितंबर की शुरुआत से अब तक 50 से भी ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। सोचिए, कोरोना से 2228 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। कोरोना के कारण 379 डॉक्टर मर गए। हर दिन इस महामारी से औसतन 1 डॉक्टर की मौत हो रही है। कहीं कोई डेटा नहीं है। हम कोविड से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के नाम पर तालाबंदी में सबको झोंक दिया गया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और इस लड़ाई का यह आलम है कि सामान्य जानकारी तक नहीं है। यही नहीं, इस लड़ाई में पत्रकारों को भी मौत हुई है। क्या सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पास कोई डेटा है? अगर सांसद सवाल पूछ देंगे तो क्या जवाब दिया जाएगा? 10 सितंबर की यह खबर है। सितंबर महीने में असम में 2 पत्रकारों की कोविड से मौत हो गई। 66 साल के असीम दत्ता और 35 साल के धनेश्वर राभा की कोविड से मौत हुई। इस खबर के अनुसार जर्नलिस्ट फोरम असम ने राज्य सरकार से मांग की है कि मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। असम सरकार ने डॉक्टरों के साथ साथ पत्रकारों को भी 50 लाख का बीमा देने का फैसला किया है जो ड्यूटी के दौरान कोविड से मरे हैं। 9 सितंबर आउटलुक की खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 30 साल के एक पत्रकार की मौत हो गई। हमने कई अखबारों में ढूंढा मगर पत्रकार का नाम तक पता नहीं चला। ऊना जिले में काम करते थे, यही सूचना है। किस संस्थान के लिए काम करते थे, फ्रीलांस काम करते थे, छापने वाले ने इस सूचना को बिल्कुल जरूरी नहीं समझा।
1 सितंबर को इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार नीलांशु शुक्ला की मौत कोविड से हो जाती है। नीलांशु पर न्यूयॉर्क टाइम्स में विस्तार से रिपोर्ट छपी है। वह किस तरह से आज अखबार में बिना पैसे के इंटर्न के रूप में शुरुआत करते हैं, आईएएस बनने का विकल्प छोड़ पत्रकारिता का चुनाव करते हैं। कम से कम इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पत्रकारिता करते हुए जान देने वाले नीलांशु के सपने क्या थे। उसके परिवार से बातचीत है इसमें। नीलांशु ने दिल्ली से लौटते मजदूरों के साथ यात्राएं कर कवर किया था। दिसंबर में उसकी शादी होने वाली थी। 3 सितंबर इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पुणे के पत्रकार पांडुरंग रायकर की कोविड से मौत हो गई। अस्पताल पर भर्ती करने में देरी और इलाज में लापरवाही का आरोप लगा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जांच के आदेश दिए। रायकर टीवी 9 चैनल के लिए काम करते थे। कोरोना के दौर में बातें आर्थिक विकल्पों की होनी चाहिए थी, मगर ये बातें ना हो इसलिए टीवी के स्क्रीन को रौंद दिया गया। दूसरी बातचीत कोविड को लेकर होनी चाहिए थी। सारी बातचीत मेटा डेटा को लेकर हो रही है, बिग डेटा, जिससे लगे कि महामारी तो सामान्य है, जब गंभीर हो जाए तो किसी देश से तुलना करके छोटा कर दीजिए। सब कुछ नियंत्रण में है, ये बताने की कोशिश होती है। लेकिन इस लड़ाई में पत्रकारों की मौत हो रही है और हेडलाइन की जगह फुटलाइन यानी फुटनोट्स में उन्हें दर्ज किया जा रहा है, या वहां भी नहीं। 24 अगस्त ट्रिब्यून की खबर है, पटियाला में काम करने वाले 28 साल के फोटो पत्रकार जयदीप की कोविड-19 से मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जयदीप के निधन पर शोक जताया और उन्होंने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। 11 जुलाई की खबर है, ओडिशा की गंजाम जिले के पत्रकार प्रियदर्शी पटनायक की कोविड-19 से मौत हो गई। वे क्षेत्रीय अखबार समाज में काम करते थे, 42 साल के थे। अगले दिन 12 जुलाई को 75 वर्ष के पत्रकार KCH रत्नम का कोविड से निधन हो गया। ओडिशा के गजपति जिले में एक तेलुगु अखबार के लिए काम करने वाले रत्नम भुवनेश्वर के कोविड अस्पताल में भर्ती थे। इसके अगले दिन 13 जुलाई को गंजाम में 63 साल के पत्रकार सीमांचल पंडा का कोविड से निधन हो गया। वे एक साप्ताहिक ओडिया पत्रिका में काम करते थे। लोकल अखबारों में छपा है कि 5 दिन पहले उनके बेटे का कोविड से निधन हुआ था। एक ही दर्शक है, 1000 माध्यम हो गए हैं और सूचनाओं का अथाह प्रवाह है। सब कुछ तेज गति से गुजर रहा है, क्या देखें क्या नहीं देखें। लेकिन इस दौर को जब आने वाले समय के लिए ठीक से संजो कर रखना था। इसके अनुभव जिंदगी के नए इतिहास लिखेंगे कि भारत का समाज टीवी स्क्रीन के सामने गुलछर्रे उड़ा रहा था। चैनल के मालिक और संपादक बता रहे थे कि रिया चक्रवर्ती ने जेल में करवट कब बदली, कितनी रोटी खाई, क्या किया, कब छींक आई। जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली के एम्स अस्पताल से एक पत्रकार की कूद जाने के कारण मौत हो जाती है। 37 साल के तरुण सिसोदिया के लिए पत्रकारों ने मार्च किया, प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री ने एक जांच कमेटी बनाई। कमेटी को जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, मगर उसकी रिपोर्ट के आधार पर एम्स के एमएस का तबादला हो गया। दिल्ली की भाजपा इकाई ने तरुण के परिवार को 2 लाख रुपए दिए। कांग्रेस इकाई ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। डेक्कन हेरल्ड की खबर है, 27 जून की तमिलनाडु में एक टीवी पत्रकार की कोविड से मौत हो जाती है। 41 साल के ई वेलुमुरुगन कोविड से मरने वाले तमिलनाडु के पहले पत्रकार थे। राज्य के मुख्यमंत्री ने वेलुमुरुगन के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। 3 अन्य मंत्रियों ने भी अपनी तरफ से 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। 7 जून को हैदराबाद के पत्रकार मनोज की कोविड से मौत हो गई। वे TV5 के लिए काम करते थे। मनोज 33 साल के थे। चैनल के संपादक का बयान छपा है कि 2 महीने से मनोज TV5 के लिए काम नहीं कर रहे थे, मगर चैनल की तरफ से मदद की जाएगी। अंतिम जानकारी हमारे पास नहीं है। जिस वक्त मनोज की मौत हुई उनकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिन पहले मनोज की बहन भी गुजर गई थी, तो उसके बच्चे का पालन पोषण भी मनोज के जिम्मे था। 8 जून को तेलंगाना में एक और पत्रकार की मौत हो जाती है, नाम नहीं मिला। 11 सितंबर की खबर है कि हिंदुस्तान टाइम्स की है ये। नागपुर में मीडिया से जुड़े 3 लोगों की मौत कोविड से हुई है। वहां पर 50 पत्रकार संक्रमित हैं। इनमें से 25 बड़े समाचार पत्रों से हैं। इस रिपोर्ट में ना तो अखबार का नाम दिया है, ना मरने वाले पत्रकार का नाम, मगर खबर मरने वाले 3 पत्रकारों पर लिखी गई है। लिखा है कि मरने वाला एक पत्रकार मराठी अखबार से जुड़ा था, 2 अन्य न्यूज एजेंसी के लिए काम करते थे। महाराष्ट्र में अभी तक कोविड-19 से 24 पत्रकारों की मौत हो चुकी है।
पत्रकार मांग कर रहे हैं कि सरकार कोरोना योद्धाओं को आर्थिक मदद करे। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के चलते 24 पत्रकारों की मौत हो चुकी है, जिसमें कुछ पत्रकार टीवी मीडिया से हैं, कोई वेब मीडिया से है तो कोई प्रिंट मीडिया से। कोविड-19 जैसी आपदा में भी पत्रकार ऑन ड्यूटी है, क्योंकि उसे अपनी जॉब जाने का खतरा सता रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने 3 महीने पहले महाराष्ट्र में घोषणा की थी कि किसी भी पत्रकार की अगर कोविड-19 के चलते मौत होती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार देगी। लेकिन इस घोषणा को लेकर अब तक कोई भी जीआर उन्होंने नहीं निकाला है और पत्रकारों को मेडिकल इंश्योरेंस भी राज्य सरकार नहीं दे रही है। तो जाहिर सी बात है, राज्य सरकार पत्रकारों के प्रति गंभीर नहीं है। ये सारी जानकारी हमने अखबारों में छपी रिपोर्ट के आधार पर जुटाई है। जाहिर है पूरी नहीं होगी। कर्नाटक से हमारे सहयोगी निहाल किदवई ने बताया है कि राज्य में 15 पत्रकारों की कोविड-19 से मौत हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मृतक परिवारों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इनमें से 8 परिवारों को पैसे दे दिए गए हैं, बाकी की प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। बेंगलुरु में 18 जून को विजय कर्नाटका में काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार गौरीपुरा चंदू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बाद में टेस्ट से पता चला कि वे पॉजिटिव थे। 16 अगस्त को आउटलुक में पीटीआई के हवाले से खबर छपी है कि बेंगलुरु में वरिष्ठ पत्रकार सोमशेखर यदवत्ती का कोविड के कारण निधन हो गया। 49 वर्ष के सोमशेखर संयुक्त कर्नाटका के चीफ रिपोर्टर थे। 15 में से अब तक 8 पत्रकार के परिवार वालों को सरकार की तरफ से 5 लाख का मुआवजे का भुगतान किया गया है। बाकी के लिए भी सरकार ने मुआवजा देने की बात कही है, लेकिन हमने सरकार से मांग की है कि पत्रकारों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो तो उसको कम से कम 30 लाख का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने हम लोगों को भी कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में रखा है। इसलिए हमने सीएम से 30 लाख के मुआवजे की अपील की है। कोरोना वॉरियर्स अंतೇಳಿ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ सोचिए, पत्रकार मर रहे हैं, उन्हीं की खबर नाम और संस्थान के साथ नहीं है। सूचना की पवित्रता के लिए जीने वाले पत्रकार जब मर जाते हैं, वो खुद ही सूचना के लिए अपवित्र हो जाते हैं। यह भारत के मीडिया का हाल है। अब जो संस्थान पत्रकारों को निकाल रहे हैं, वो कभी अपनी तरफ से सूचना नहीं देते हैं। निकालने के बाद सूचनाएं लाने वाला वही पत्रकार उसके लिए अपवित्र हो जाता है। हिंदी प्रदेश के किस अखबार या किस चैनल में छटनी हो रही है, कहां पत्रकार संक्रमित हो रहे हैं, कहां मौत हुई है, इन खबरों की निर्ममता से संकलन भड़ास फॉर मीडिया वेबसाइट पर किया जाता है। तालाबंदी के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारों की नौकरी चली गई। उनकी भी चली गई जो भजन करते थे प्रभु की, और उनकी भी चली गई जो भजन नहीं करते थे प्रभु की। स्ट्रिंगर की कमाई बंद हो गई। मीडिया पर जो तबाही आई है वो पत्रकार ही जानते हैं। मझोले स्तर के मीडिया संस्थान के पत्रकार बुरी तरह प्रभावित हैं। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, डेस्क पर तरह तरह के काम करने वाले पेशेवर लोग, फोटो पत्रकार, वीडियो एडिटर की नौकरियां गई हैं। बहुतों की सैलरी भी कम हो गई है। हम ये देख रहे हैं कि जो तमाम बड़े संस्थान हैं जो हमेशा फायदे में रहे और आज भी फायदे में हैं, वो भी कोरोना की आड़ लेके अपने तमाम जो है सप्लीमेंट बंद कर रहे हैं, अपने एडिशन बंद कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पत्रकारों की छटनी कर रहे हैं। नंदन का उदाहरण हमारे सामने है, कादम्बिनी का हमारे सामने उदाहरण है। ऐसे में मैं मोदी सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि उन्होंने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है तमाम लोगों के लिए, देश के तमाम मजदूरों के लिए और लोगों के लिए। ऐसे में पत्रकारों के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा करें, एक विशेष फंड बनाएं, जैसे ऐसे संकट के समय में उन पत्रकारों की मदद की जा सके। मैं प्रेस काउंसिल से और श्रम मंत्रालय से भारत सरकार के उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो जो है ऐसे तमाम संस्थान जो छटनी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इसको संज्ञान में लें। असम में कोविड-19 से आर्थिक सुरक्षा दी गई है। पत्रकारों को भी 50 लाख का बीमा है। ऐसी स्पष्ट नीति बाकी राज्यों में भी होनी चाहिए। बनारस के पत्रकार के लिए एड़ी चोटी एक करने पर 5 लाख की आर्थिक मदद मिलती है। ओडिशा में 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तमिलनाडु में 5 लाख। पूरे देश में एक नियम बनना चाहिए था। इन सब में जो फ्रीलांस हैं उनकी हालत भी खराब है। फ्रीलांस पत्रकारों की चुनौतियां तो दर्ज ही नहीं होती हैं। मध्य प्रदेश के पत्रकार हरीश गुप्ता की कोविड-19 से मौत हो गई। 65 साल के थे, स्थानीय प्रेस क्लब के सदस्य भी थे, फ्रीलांस पत्रकारिता कर रहे थे।
आज के टाइम में जो मेन स्ट्रीम मीडिया का रेवेन्यू मॉडल ये है कि जो स्टेट ब्यूरोज होते थे, जो अलग अलग स्टेट के छोटे छोटे इलाकों से खबरें बटोर कर नेशनल ब्यूरो तक पहुंचाते थे, वो बंद हो गए हैं और उसकी जगह सारी खबरें लोकल जर्नलिस्ट, जिन्हें स्ट्रिंगर के नाम से भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में जाना जाता है, उनसे मंगाई जाती है। ये लोकल जर्नलिस्ट को ना तनख्वाह मिलती है, ना पीएफ मिलता है, ना ग्रेचुटी मिलती है, ना किसी तरह की इंश्योरेंस या सिक्योरिटी, या ना ही कोई इंस्टीट्यूशनल बैकिंग मिलती है न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से। तो पहले एक ज़माना होता था जब कॉन्ट्रैक्ट पे जर्नलिस्ट को रखा जाता था 11 महीने, 1 साल, 3 साल, मगर अब वो भी बात खत्म हो गई है। तो इंडियन मीडिया में सिर्फ एक गिग इकोनॉमी काम करती है कि यानी आपको पर आर्टिकल, पर स्टोरी, पर बाइट पैसे मिलेंगे। जो फ्रीलांसर्स हैं वो बहुत ही पिछड़े इलाकों से खबरें लाते हैं। कई बार उनके पास क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कोविड के वक्त में उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें हो गई हैं, क्योंकि बहुत बार वो लोग लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर, बस लेकर, ट्रेन लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाकर खबर लेकर आते थे, या एक कस्बे से दूसरी कस्बा जाके खबर लेकर आते थे। मगर कोविड के दौरान क्योंकि मोबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन हो गया है, जब तक आपके पास खुद की एक गाड़ी ना हो, आप टैक्सी ना अफोर्ड कर पाएँ, तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। तो उस तरह की न्यूज़ गैदरिंग रिसोर्सेज इन लोकल जर्नलिस्ट के पास नहीं है, इस वजह से वो खबर नहीं ला पा रहे हैं। इसकी वजह से हमने बहुत जगह पे देखा है, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो लोकल फ्रीलांसर्स, लोकल जर्नलिस्ट हैं, उनके खाने के लाले पड़ गए। उन्होंने अनोनिमसली बहुत सारे एनजीओ से रिक्वेस्ट करी है कि उनको राशन प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरीके की स्थिति आ गई है। बहुत जगह पे आप देखेंगे कोविड के दौरान कम से कम 1000 जर्नलिस्ट को नौकरी पे निकाला गया है, बहुत जगह पे कट्स हुई हैं, फ्रीलांसिंग बजट एकदम ख़त्म हो गया है, यानी कि अगर आप वो मेहनत करके रिपोर्ट लेकर भी आए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस स्थिति में इस पे ध्यान देना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो भी आप मीडिया में खबरें देख रहे हैं वो जो छोटे छोटे जगहों से आ रही हैं, छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं वो लोकल जर्नलिस्ट से आती हैं, और अगर इनके लिए कुछ नहीं किया गया तो बहुत ही जल्दी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो एनीवे बहुत ही अर्बन और शहरी इलाकों पे ध्यान देती है, वो एकदम ही मेट्रो मीडिया बन जाएगी और बाकी जगहों में क्या हो रहा है उसकी कोई खबर नहीं आएगी। इसलिए फ्रीलांसर्स की स्थिति बहुत ख़राब है और उस पर बहुत ही जल्दी इंडियन प्रेस बॉडीज को ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय को दर्ज करना एक बड़ी चुनौती का काम है। अगर इस वक्त घटनाओं को ईमानदारी से दर्ज नहीं किया गया तो हमारे भविष्य की बुनियाद झूठ पर खड़ी होगी, जो हर दूसरे दिन लड़खड़ाती नजर आएगी। त्रिपुरा में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की यह रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली और मुंबई में मीडिया का संघर्ष तो दर्ज हो जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर के मीडिया का संघर्ष कभी मुख्य धारा के संघर्ष का हिस्सा नहीं बन पाता। पूर्वोत्तर के पत्रकार किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका हाल लेने वाला कोई नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड के कारण त्रिपुरा की हालत खराब है, तभी तो केंद्र से वहां टीम गई थी। कोविड की रिपोर्टिंग आसान नहीं है, वहां पर मुश्किल होती चली जा रही है। पूरे पूर्वोत्तर में त्रिपुरा अकेला राज्य है जहां कोविड से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है। रिकवरी रेट भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, 20,000 संक्रमित केस हो चुके हैं। एक छोटे से राज्य के लिए यह आंकड़ा काफी बड़ा है। गोदी मीडिया राष्ट्रीय परिघटना नहीं है, राज्यों में और जिलों में भी गोदी मीडिया है। इस रिपोर्ट को देखेंगे और गोदी मीडिया के विस्तार को समझेंगे तो काफी कुछ नजर आएगा, और उन पत्रकारों की चुनौतियों को भी आप देख सकेंगे जो सरकारी दबाव से अलग सूचनाओं की पवित्रता के लिए जीते हैं, जान देते हैं। दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम में राज्य के पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आधारशिला रखते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब का निशाना अखबारों पर फूटा। बिप्लब देब ने कहा कि वो राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में भ्रम फैलाने वाले अखबारों को माफ नहीं करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। কিছু কিছু পত্র পত্রিকা অতি উৎসাহিত হয়ে ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। ইতিহাস তাদের মাফ করবে না, আমিও তাদের মাফ করব না। ইতিহাস মাফ করবে না, ত্রিপুরাবাসী মাফ করবে না, আমি বিপ্লব দেবে মাফ করব না। আমি যা বলি তা করে যাই। ইতিহাস সাক্ষী, इतिहास साक्षी। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि मीडिया कोविड को लेकर लोगों को भ्रम में डाल रहा है, लेकिन
त्रिपुरा में अखबारों ने ऐसा क्या छाप दिया जिससे मुख्यमंत्री इतने नाराज हैं? त्रिपुरा के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक दैनिक संवाद ने कई खबरें छापी। 6 सितंबर को अखबार के मुखपृष्ठ पर कोविड के कुप्रबंधन से जुड़ी मुख्य खबर छपी। इसमें ऐसे कई मरीजों का जिक्र था जो खराब इंतजामों के शिकार हुए। 7 सितंबर को इसी अखबार ने एक और खबर छापी कि किस तरह कोविड पॉजिटिव मरीज खतरा उठाकर कोविड अस्पतालों को छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां हालात बहुत खराब हैं। राज्य के दूसरे कई अखबारों ने भी उदाहरणों के साथ ऐसी कई खबरें छापी। 12 सितंबर को त्रिपुरा ऑब्जर्वर ने मुख्य स्टोरी छापी जिसकी हेडलाइन थी कोविड के प्रबंधन को लेकर हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 11 और 12 सितंबर को त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अखबारों में कोविड के कुप्रबंधन को लेकर छपी खबरों का खुद ही संज्ञान लिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया जिसका जवाब 18 सितंबर तक देना है। ये संपादक और पत्रकार अगरतला में हुई एक बैठक में मौजूद हैं। इन्हीं की खबरों पर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि वो उन्हें माफ नहीं करेंगे। उधर पत्रकारों का कहना है कि ये प्रेस की आजादी पर सीधा सीधा हमला है। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को अपना बयान वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। इन पत्रकारों ने असेंबली ऑफ जर्नलिस्ट नाम से एक मंच बनाया है। उनका कहना है कि उनकी जान को खतरा है और उनके पास इसकी कई वजहें भी हैं। 14 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी कि त्रिपुरा सरकार ने कोविड पर रिपोर्ट को लेकर उसे एक नोटिस जारी किया है और उसके 2 पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है। पिछले ही हफ्ते के अंत में एक पत्रकार को मुख्यमंत्री बिप्लब देब की आलोचना करने पर कुछ अज्ञात लोगों ने पीटा। बंगाली अखबार में काम करने वाले पत्रकार पाराशर बिस्वास अभी अभी कोरोना के संक्रमण से उबरे ही थे। ड्यूटी के दौरान ही उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था। कोविड-19 केयर यूनिट से डिस्चार्ज होने से पहले बीती शुक्रवार रात को उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें पत्रकारों को धमकी देने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की गई। पत्रकार की इस पोस्ट को कुछ लोगों ने आक्रामक बताया और कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का शालीनता के साथ जिक्र नहीं किया है। इसके बाद शनिवार रात को धलाई जिले के मुख्यालय अंबासा में पाराशर बिस्वास की उनके ही घर के पास पिटाई की गई। वो बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। मामले की पुलिस जांच जारी है। What he said was very dangerous. He had said that he was watching the activities of all journalists and their reporting on COVID situation, and he will not let anyone off. When appropriate time comes, he will take action. This is unprecedented in Tripura. We have never experienced such a thing earlier. जिस दिन पाराशर बिस्वास पर हमला हुआ उसी दिन दक्षिणी त्रिपुरा के बेलोनिया इलाके के एक टीवी रिपोर्टर के साथ भी कुछ लोगों ने मारपीट की जब वो माताई नाम के एक गांव में पानी की कमी पर एक रिपोर्ट करने गए थे। हमले में घायल टीवी पत्रकार ने अभी पुलिस में शिकायत नहीं की है। इस बीच पश्चिमी त्रिपुरा जिला प्रशासन ने सोमवार को दैनिक संवाद अखबार को नोटिस भेजा जिसमें कोरोना को लेकर सरकार के इंतजामों पर चोट करने वाली खबरों के दस्तावेजी सबूत मांगे गए हैं। साफ है त्रिपुरा में प्रेस की आजादी खतरे में दिख रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री बिप्लब देब के बयान से बड़ा सबूत क्या हो सकता है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हुई एक बेहद जरूरी बहस की। इस बहस में मीडिया की भूमिका, प्रेस की स्वतंत्रता, इन सब को लेकर सवाल उठा, लेकिन जस्टिस के.एम. जोसेफ ने एक बेहद जरूरी सवाल उठा दिया कि क्या यह जाना जा सकता है कि सरकार किसी एक संस्थान को विज्ञापन ज्यादा देती है और किसी एक संस्थान को कम। यह वो सवाल है जिसके ठोस जवाब मिलने से और जिसके जवाब में पारदर्शिता आने से मीडिया में बहुत कुछ बदल सकता है। ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता, कंटेंट और मीडिया का मालिक कौन हो, राजस्व का मॉडल क्या हो, इन सब को लेकर
एक बहस के दौरान कई गंभीर सवाल उठे। पिछले दिनों सुदर्शन टीवी एक कार्यक्रम करने वाला था। कार्यक्रम के प्रोमो में बताया गया कि यूपीएससी के नतीजे में कोई जिहाद हो गया है, जामिया के छात्र ज्यादा सफल हो गए हैं। इस प्रोमो की आईपीएस संगठन ने भी निंदा की थी। इतनी मुश्किल परीक्षा है यूपीएससी की, कई यूनिवर्सिटी के छात्र सफल होते रहते हैं, क्या उसे जिहाद के रूप में पेश किया जा सकता है? क्या सफल होने वाले छात्रों के मजहब का हिसाब इस तरह से निकालकर जिहाद के रूप में पेश किया जा सकता है? जिहाद का क्या मतलब है? सही बात आप लाख समझाएं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वही समझेगी जो मीम में देखती है। बहरहाल वकील फिरोज इकबाल खान ने हाईकोर्ट में इसके प्रसारण पर रोक लगाने की याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां पर अमिताभ पांडे और नवरेखा शर्मा जैसे पूर्व नौकरशाहों ने भी हिस्सेदारी की, कहा कि वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप के तहत इस याचिका के साझेदार हो गए और इनका कहना है कि अदालत जब बोलने की आजादी और जवाबदेही में संतुलन की बात करती है तो यह भी बताए कि हेट स्पीच यानी नफरती भाषण का दायरा क्या हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज, केंद्र सरकार, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया, मगर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आज यानी 15 सितंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच में सुनवाई हो रही थी। सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम में यूपीएससी में कथित तौर पर मुस्लिमों की घुसपैठ की साजिश पर प्रसारण को लेकर चिंता जताई गई। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि कई बार पैनलिस्टों को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है और ज्यादातर समय एंकर बोलते रहते हैं और बाकी लोगों को म्यूट भी कर दिया जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता नागरिकों की ओर से है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ति बहुत बड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष समुदायों या समूहों को लक्षित करके केंद्र बिंदु बन सकता है, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और छवि धूमिल की जा सकती है। इसे कैसे नियंत्रित करें? क्या राज्य ऐसा नहीं कर सकते? क्या ऐसे मानक नहीं होने चाहिए जिन्हें मीडिया स्वयं लागू करे और जो अनुच्छेद 19(1)(a) यानी बोलने की आजादी को बरकरार रखे? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता सर्वोच्च है। जस्टिस जोसेफ के बयानों के दो पहलू हैं। प्रेस को नियंत्रित करना किसी भी लोकतंत्र के लिए विनाशकारी होगा। सुदर्शन टीवी के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एंकर की शिकायत यह है कि एक विशेष समूह सिविल सेवाओं में प्रवेश प्राप्त कर रहा है। यह कितना कपटी है। इस तरह के कपटी आरोप यूपीएससी परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यूपीएससी पर बिना किसी तथ्यात्मक आधार के ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? क्या मुक्त समाज में ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति दी जा सकती है? ये सवाल कर रहे हैं जज महोदय। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका में दिशा निर्देश मांगे गए हैं कि मीडिया को कुछ मुद्दों की रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि राज्य ऐसे किसी भी दिशा निर्देश को लागू करेंगे, क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1) के लिए एक विषय होगा। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि हमें विजुअल मीडिया के स्वामित्व को देखने की जरूरत है। कंपनी का संपूर्ण शेयर होल्डिंग पैटर्न सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर होना चाहिए। उस कंपनी के राजस्व मॉडल को यह जांचने के लिए भी रखा जाना चाहिए कि क्या सरकार एक में अधिक विज्ञापन डाल रही है और दूसरे में कम डाल रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा एक समानांतर मीडिया भी है, जहां एक लैपटॉप और एक पत्रकार लाखों लोगों को अपनी सामग्री दे सकता है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आज सोशल मीडिया पर नहीं बात कर रहे हैं। हम एक चीज को रेगुलेट यानी विनियमित नहीं करने का विकल्प नहीं चुन सकते, क्योंकि हम सभी को विनियमित नहीं कर सकते। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बारे में बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया के बारे में नहीं। पत्रकार स्वतंत्रता को सम्मान देकर जस्टिस जोसेफ की चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में वेब पोर्टल हैं जिनका स्वामित्व उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से अलग है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जब हम पत्रकारिता की आज़ादी की बात करते हैं तो यह निरपेक्ष नहीं है, वह अन्य नागरिकों की तरह है, स्वतंत्रता साझा करता है। अमेरिका में पत्रकारों की तरह कोई अलग स्वतंत्रता नहीं है। हमें ऐसे पत्रकारों की ज़रूरत है जो अपनी बहसों में निष्पक्ष हों।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब पत्रकार काम करते हैं तो उन्हें निष्पक्ष टिप्पणी करने के लिए सही काम करने की आवश्यकता होती है। आपराधिक मामले देखें, मीडिया अक्सर जांच के केवल एक हिस्से पर केंद्रित रहता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक एंकर एक खास समुदाय को टारगेट कर रहा है। अगर हम लोकतंत्र हैं तो एक स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने एनबीए से पूछा कि अगर आप लेटर हेड से बाहर हैं तो आपसे एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि जब मीडिया किसी क्रिमिनल मामले में, किसी आपराधिक मामले में पैरेलल ट्रायल चलाता है, किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, तो आप क्या करते हैं, आप क्या कार्रवाई करते हैं। बड़ा सवाल ये पूछा। इसके साथ साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि नियम सब बने हुए हैं, नियमों के मुताबिक काम होता है। तो लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसकी हंसी उड़ाई और कहा कि सच में ऐसा है, सही में ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो चैनलों पर वो देखने को नहीं मिलता जो आज देखने को मिल रहा है। तो बड़े कटाक्ष था सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किस तरीके से टीआरपी को लेकर जो चैनल हैं वो टीआरपी की वजह से एक समस्या उनके सामने है और वो टीआरपी को लेकर चिंतित हैं और सनसनीखेज बना देते हैं चीज़ों को, प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं, एक तरफा मामले पर केंद्रित हो जाते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी ये भी की इस चैनल के प्रोग्राम पर कि एक तरफ आप कहते हैं कि जामिया के छात्र इसमें शामिल हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो यूपीएससी में, सरकार सिविल सर्विस में घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत होने के नाते ये उसका फ़र्ज़ है, ये उसका कर्तव्य है कि ऐसी बातों को, ऐसे आरोपों को कतई जो है वो बर्दाश्त ना करें और उस पर एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये शो आयोजित किया गया उससे प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये कि एक समुदाय को, एक विशेष समुदाय को कलंकित करने की कोशिश है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोग्राम कोड, जो केबल टीवी नियम है, उसके प्रोग्राम कोड के तहत इस तरीके से उसको इजाज़त नहीं दे सकता कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो चलें। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी तरीके से किसी समाज को अगर कलंकित करने की कोशिश होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक स्थिर लोकतंत्र की जो इमारत है और जो कर्तव्य और अधिकारों का पालन की जो सशर्त पालन की जो बात है वो तभी हो सकती है जब सभी समुदाय का सह अस्तित्व देश में रहे। आशीष भार्गव इस बहस की रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये जरूरी सवाल है कि जब मीडिया खुद में कोर्ट बन जाता है, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ, और किसी एक की छवि धूमिल करने के पीछे पड़ जाता है, तब ये संस्था क्या करती है। ये बहस बहुत दिलचस्प है और जरूरी भी है। यहां उठे सवालों पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। अभी सिर्फ रिपोर्ट के तौर पर पेश कर रहा हूं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता के अलावा एक सवाल यह भी उठा कि मालिक कौन है। इसका सबको पता चलना चाहिए। वैसे पता होने पर भी खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जस्टिस के.एम. जोसेफ का यह सवाल अगर फैसले का रूप ले ले तो कई बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे कि कंपनी के राजस्व मॉडल की जांच होनी चाहिए। क्या सरकार एक कंपनी में अधिक विज्ञापन देती है और एक में कम? जनता के पैसे से सरकारी विज्ञापन को लेकर पहले भी कोर्ट फैसले दे चुकी है, अदालत दे चुकी है, लेकिन इसकी पारदर्शिता सार्वजनिक होनी चाहिए कि सरकार ने किस चैनल को कितना पैसा दिया और किस अखबार को कितना पैसा दिया। जस्टिस के.एम. जोसेफ व्यावसायिक स्तर पर इसकी पारदर्शिता की बात करते हैं। सरकारी विज्ञापन किसको कितने मिल रहे हैं, कहां से राजस्व पैदा किए जा रहे हैं, ये सारी बातें होती है तो एक बेहतर स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन मुझे इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि व्यवहारिक तौर पर ऐसा किया जाना संभव नहीं हो पाएगा, और वो इसलिए कि मीडिया का जो पूरा व्यावसायिक पैटर्न है वो फ्रिंज बेनिफिट और बार्टर सिस्टम इकोनॉमी से चलता है, जिसे कि अब हम नए शब्दों में क्रोनी कैपिटलिज्म के अंतर, उस ढांचे के अंतर काम करने की बात करते हैं। होता यह है कि कोई एयरलाइंस दे रहा है, कोई हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हो जा रहा है, कोई बेवरेज पार्टनर हो जा रहा है, और देश के लिए बहुत बड़ी बहस हो रही है, एजेंडा पर बात हो रही है, मुद्दे पर बात हो रहे हैं, भारत सवाल पूछ रहा है, इंडिया वांट्स टू नो हो रहा है। तो ये पूरे जो प्रायोजक हैं उसमें कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम है, एक दूसरे की सुविधा दी जा रही है। मीडिया चैनल उसे एक पब्लिसिटी दे रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ब्रांडिंग उनको करने का मौका मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये जो ब्रांड है, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, ये इनको स्पॉन्सर करते हैं। इसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं है,
इसलिए पता ही नहीं चलता कि किसको किस तरह के फ्रिंज बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो व्यवहारिक तौर पर मुश्किलें होंगी और पारदर्शिता एक हद तक ही आ पाएगी। पूरी तरह से पारदर्शिता इसलिए भी नहीं आ पाएगी कि मीडिया का कारोबार ही अपने आप में पारदर्शी नहीं है, उसमें बहुत झोल है। वो आदिम अर्थव्यवस्था के अंदर काम करने वाला कारोबार है। आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने कहा, जल्दी का काम ठीक नहीं, थोड़ा ठहर कर इस पर बात करेंगे, करते ही रहते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।